नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरू राजपूत और मैं पहुंचा हूँ आज गांव उडवारिया में। यहाँ की मिट्टी में सुगंध है, खेतों में हरियाली और गांव में खुशहाली। लेकिन उडवारिया की पहचान सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं है। उडवारिया की पहचान है यहाँ के सरपंच से। कहते हैं सरपंच गांव का छोटा प्रधानमंत्री होता है। अक्सर सुनते हैं कि फंड कागजों तक ही सीमित रहते हैं, पर उडवारिया की कहानी उल्टी है। यहाँ फंड कागजों से निकलकर गांव के विकास के लिए पानी की टंकी, स्कूल और अन्य कार्यों में लगा है। जहाँ लोग कहते हैं कि गांव में कुछ सुविधा नहीं है, वही उडवारिया के लोगों से पूछे तो कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में बहुत काम हुआ है। आइए मिलते हैं उन शख्स से जिन्होंने इस काम को फाइलों से निकालकर जमीनी हकीकत पर पूर्ण किया। तो हम आज बात करने वाले हैं उडवारिया गांव के सरपंच जैता राम जी चौधरी से, जिन्हें जीतू भाई के नाम से भी जानते हैं। तो जीतू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चालू करेंगे जी 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 कि मैं इतने गांव देख रहा हूँ, विकास के नाम पे देखा जाए तो कुछ नहीं होता। आपको कैसे लगा कि इस गांव को हम इस लेवल तक पहुंचा सकते हैं? मतलब मारवाड़ी में कहते हैं ना कि थोड़ा मैं रोम की गण वाप रही हो। नहीं, ये अतिशक्ति हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा वही पो यू कहूँ तो मतलब काम करना तो कर्तव्य है, और जिन उम्मीदों से लोगों ने हमें चुना होता है, जिन उम्मीदों को लेकर लोगों के बीच में जाकर हमने जो बातें रखी होती है उन पर काम करना तो कर्तव्य था पंचायत का, और कर्तव्य है, उस पर अभी भी चालू है। लोगों की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट करके प्राथमिकता के आधार पर काम करना ही पंचायत बॉडी का काम है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। मेरे को लग नहीं रहा कि आपकी एज कोई बहुत ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा बताएं, आपका व्यक्तिगत जीवन सरपंच से पहले कैसे था, वो थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी, जैसे कि आपने नाम तो बता दिया कि जीतू भाई चौधरी। मेरा जन्म इसी गांव उडवारिया में हुआ था, और जहां हम अभी बैठे हैं इसी स्कूल में, उस समय ये स्कूल 8वीं तक थी, तो इसी स्कूल में 8वीं तक का अध्ययन हुआ है। उसके बाद सिरोही के राजकीय विद्यालय ओल्ड बिल्डिंग से 12वीं तक पढ़ाई की है। हाँ। 11वीं 12वीं में वाणिज्य संकाय से हमने करी है, और MLSU से ही पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, M.Com तक। किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि गांव में ही किराने का और खाद बीज का व्यापार है, और हमारा पारिवारिक सामूहिक रूप से हम रहते हैं। गोवा में कुछ सालों तक कुछ काम किया, और 2017 के आसपास हमने काम शुरू करा शिक्षा के बारे में। तो कुछ जगह पे शिक्षा समितियों से जुड़े और काम करते हुए, फिर यहाँ पे गांव में लोगों से इंटरेक्शन करते हुए, या जब युवा साथियों से बात चर्चा आई तो कि जो पंचायती राज के माध्यम से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो अच्छे करने की उम्मीदों को लेकर लोगों के बीच में गए, और आज आपके बीच में बैठे हुए। बिल्कुल, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये कब पहला विचार आया कि यार सरपंच में खड़े हो सकते हैं, और क्या चुनौतियाँ रही आपको? क्योंकि आज मैं सोचूं कि मेरे को सरपंच बनना है तो बहुत मुश्किल है कि मैं कितने भी विजन रख लूँ, पर मुश्किल है जीतना। तो आप नहीं, बहुत मुश्किल तो देखिए ऐसा है, जैसे अगर आप विचार की बात करें कि किस प्रकार से आपने, कैसे आपके मानस में आया कि चुनाव लड़ा जाए पंचायती राज का, या सरपंच के लिए चुनाव लड़ा जाए, तो 2020 जनवरी में चुनाव हुए थे। तो 2019 एंड में सामान्यतः जैसे अभी अगर चुनाव आने वाले हैं तो लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है कि पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं। तो उस समय भी जब हम अपने साथियों के साथ मोस्टली गांव के युवाओं के साथ या कहीं पे भी बैठे हैं, तो वहाँ चर्चा आती थी कि जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वहाँ तक सरकारी सिस्टम नहीं पहुँच पाया है। बिल्कुल और सही। वहाँ तक जाने के लिए युवाओं को, शिक्षित युवाओं को आगे आना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की चर्चाओं से बात निकल के आई, और साथियों ने साथ दिया, उन्होंने विश्वास दिया कि नहीं, लड़ना चाहिए चुनाव, और चुनाव लड़ा। मोस्टली व्यवस्थाओं को देखकर कि हाँ, कुछ जब तक युवा अपनी भागीदारी नहीं निभाएगा, जब तक आप अगर किसी चीज़ के बारे में हम बुराई करते हैं या कमी निकालते हैं, हाँ। तो सिर्फ कमी निकाल कर आगे बढ़ जाना या कमी के बारे में बात करना कोई भलाई का काम नहीं है।
उससे आगे का काम है कि हम उस जो भी कमियां है उसको पूर्ण करने के लिए अपनी क्या भूमिका है, वो चाहे वो कोई चुनाव लड़के हो या चाहे अपने परिश्रम से हो, तो वो अपनी भूमिका तय करने के उद्देश्य से हमने चुनाव लड़ा और निभा रहे। तो चुनाव आपने लड़ा, ठीक है। उसमें कितनी कठिनाई आई और उसकी जर्नी, मतलब जो चुनाव का आपका चुनाव होने से पहले का आपका प्रचार और वो चीजें रही, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम था, तो वो आज का कोई युवा अगर इसमें आना चाहिए, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल राजनीति में युवाओं की भागीदारी बहुत जब जरूरी तक नहीं है, होगी, बहुत खालीपन पड़ा है। हाँ, सही बात है। तो वो कोई इंस्पायर होना चाहे या सोचे इस बारे में, सक्रिय कैसे भी रूप से भागीदारी चाहे, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा बताओ कि उसको समझ आए कि ये क्या चीज़ है राजनीति। जी, जैसे अगर निजी अनुभव की आप बात करें कि चुनाव लड़ा उसमें क्या समस्याएं आई या क्या कैसे अनुभव रहे अच्छे बुरे, तो ये तो एक प्रैक्टिकल बात है कि आप पंचायत सीरीज देख लो, कहीं पर भी चुनाव आता है तो लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। बिल्कुल। जो कमियां नहीं होती वो भी कमियां निकालते हैं और अपने लोग जो जितनी हमारी अच्छाइयाँ नहीं होती वो उतनी अच्छाइयाँ भी बताते हैं। तो जब हम अपनी बात को लेकर लोगों के बीच में गए, सबसे पहले तो जब तय करा कि हाँ एक जो साथ देने वाले साथी मित्र थे, अपने हितैषी थे, तो कि हाँ चुनाव लड़ना है और लड़ना चाहिए और हम लड़ेंगे और हम साथ देंगे। तो चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले अगर सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि युवाओं को और शिक्षित युवाओं को अपना समय निकाल कर व्यवस्थाओं के लिए लड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और आगे आना चाहिए। सिर्फ कमियों के बारे में बात करके आप आगे बढ़ जाते हो वो काफ़ी नहीं है। तो जब आप चुनाव लड़ते हो तो सबसे पहली बेसिक ज़रूरत होती है, जो मुझे भी हुई, कि आपके पास टीम वर्क होना चाहिए। आप सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी बातें बता दोगे या विजन बता दोगे, उस कहने से लोग कैसे विश्वास कर देंगे। अब एक व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है वो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाता है और सच बोल रहा है वो नहीं रख पाता। तो आपके पास एक ऐसी टीम हो जो अलग अलग समुदाय को, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जगह पे अपनी बात आपकी तरफ से रख पाए। और आप खुद जानोगे, अगर आप खुद कहोगे कि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, कौन मानेगा। और जब आपके बारे में कोई और व्यक्ति कहे या ये हार्ड वर्क है, ये परिश्रम करेगा, ये आपको समय देगा, आपके साथ रहेगा, तो वो जब दूसरा कहता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ये सामान्य है चुनाव में। तो आपकी टीम कितनी है, आपके साथ लोग सच में कितने खड़े हैं। वैसे आपने अगर अपन डायरेक्ट, चाहे मैं हूँ कोई भी है, डायरेक्ट अपन ने निर्धारित कर लिया कि चुनाव लड़ना है, तो कोई भी आपको लगभग कोई भी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि आप मत लड़ो या आपका हम साथ नहीं देंगे। लोग कहेंगे हाँ हम साथ ही है, लड़ो आप, हम साथ ही। आपको निजी तौर पर एक टीम आपके साथ होनी चाहिए जो आपको विश्वास हो और उनको आपके ऊपर विश्वास हो कि हाँ ये मेरे लोग हैं, ये मेरा साथ देंगे। वैसी एक टीम हो और आप उस टीम के माध्यम से आम जनता तक अपना विजन पहुंचाए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहाँ पे जो वो जरूरी है। हाँ नहीं, सही बात है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जब आप सरपंच बने या इस राजनीति में, उससे पहले क्या कामकाज था आपका? मैंने बताया 2016 तक तो शिक्षा अपनी पूरी की है। एक निजी विद्यालय का संचालन भी करता हूँ जो जसवंतपुरा में अभी भी संचालित है। मैं वहाँ सेवाएं दे रहा था। जैसे आप सरपंच का आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद आपको आपकी टीम वर्क, उससे आपको सफलता मिली, उसके बाद आपने कैसे उसको प्लान किया? क्योंकि आप जब सरपंच बने थे उससे पहले मेरी जानकारी में भी है, आपकी जानकारी में भी है, तो काफ़ी विकास इस गांव का जो आपके बनने के बाद हुआ है। तो आपने क्या रणनीति अपनाई कि हाँ आप सरपंच तो बन गए, अब इसमें आगे इस गांव को कैसे सुधारना है या 5 साल कैसे काम करना है? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम चुनावी विषयों और मुद्दों को लेकर लड़े थे। पूरी टीम द्वारा, हमारे जो साथी थे उनके द्वारा, हमारे द्वारा लगातार एक बात बताई गई थी कि आप बेसिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। तो जो बातें हम लोगों के बीच में लेके गए थे, तो बनते ही उस पर काम करना था। तो लोगों के साथ बैठकर एक एक चीज़ की प्रायोरिटी सबसे पहले सेट की। जैसे अब हम लोगों के विश्वास से चुनाव तो जीत गए। अब जीतते ही हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी, आपको पता होगा, कोरोना। जनवरी एंड में सरपंच हमने 22 तारीख को शपथ ली थी और फरवरी स्टार्ट में एक कोरोना आ गया था। तो उस दौरान हमारे सामने ये चुनौतियाँ थी कि हम जिन चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में गए हैं, उन चीज़ों के लेकर हमारा प्लान क्या है। तो कुछ सोच भी रखा था, जैसे हम जब चुनाव लड़ने से पहले भी बात करते थे कि ये ऐसे होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो चुनाव लड़ा। तो
वो किस किस विधि से और प्रैक्टिकली धरातल पर काम चालू हो, उसके लिए लोगों के साथ बैठे और शुरू में ही बुनियादी चीज़ें की हमें प्राथमिकताएं सेट करी कि इस चीज़ पे सबसे काम पहले करना है। जैसे पानी, सभी गांवों में पानी को लेकर हम बेसिक तौर पर कि हाँ स्थायी हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में योजना बनाई। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि गांव वालों जनवरी में बने और फरवरी में गांव वालों की एक मीटिंग ले ली और मीटिंग में हमने तय करा कि पूरा गांव मिलके कुआं खोदेगा। और सभी गांव वालों के सहयोग से और पंचायत के कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि उस समय फंड्स भी नहीं थे और कोरोना के कारण रोक लगी हुई, तो लोगों ने अपनी भूमिका निभाते हुए अपने योगदान से खुद सेल्फ श्रम देकर, आज भी आपने उस बुकलेट में देखी होगी तो लोगों के फोटोज होंगे, तो कुआं खोद दिया लोगों ने, पंचायत ने पाइपलाइन बिछा दी और फरवरी में बने थे और मार्च में हमने पूरे गांव में नल सप्लाई प्रत्येक घर तक नल दे दिए थे। उससे पहले क्या था, मतलब नहीं, उससे पहले ये जो आप स्कूल के सामने एक देख रहे हो, एक GLR बनी हुई है, वो GLR थी और उससे पानी भरते थे और वो भी जहाँ पे वो ट्यूबवेल था वहाँ पे पानी नहीं था पहले वालों ने। उससे पहले मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि घर घर तक नहीं थे, घर भी नहीं थे और जो GLR पूरा एक टंकी थी नीचे, ये जो छोटी बनी हुई है, उस पे पानी भरने आते थे। तो वहाँ पे भी सिर्फ बरसात या आधी सर्दियों तक पानी होता था, क्योंकि जहाँ पे वो ट्यूबवेल था वो सूखा, वो हार्ड स्टोन में था और उसमें पानी पर्याप्त था नहीं। हाँ, तो पानी की सुविधा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो प्राथमिकता से इसके लिए करना पड़ा। बिल्कुल वो सही बात है, क्योंकि मतलब देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए, फिर उसके बाद भी अटे आवेन फॉर्म लावेन अपन भरना पड़े, उपाड़न ले जाना पड़े। तो मतलब जब टैक्स का पैसा पंचायतों तक आ रहा है तो प्रायोरिटी अनुसार खर्च होना चाहिए। तो वो सबसे मेन तो जल। तो हमने जो प्रायोरिटी सेट करी उसमें जैसे सबसे पहले गांव के लोगों को पानी मिल जाए, फिर गांव में साफ सफाई शुरू हो, फिर क्लाइमेट को लेकर कि आप देखोगे बहुत सारी जगह पे जो पंचायत की भूमिया है वो बंजर पड़ी होती है, बबूल उग गए जगह, वहाँ पे मारवाड़ी में को तो ओटा नौकेरा और गंदगी पड़ी रहे। तो उसको समाप्त करने के लिए हमने उसी समय कोरोना काल में ही यहाँ पे एक सुंदर माता वाटिका, जिसको आपने देखा होगा, तो सुंदर माता वाटिका को लेकर लोगों के बीच में विजन में गए। मतलब आपका जो सवाल है कि आपने शुरू में क्या शुरू करा, तो उसका आंसर ये है कि हमने शुरू में प्राथमिकताओं के आधार पर कि कौन कौन से काम करना है, जैसे पानी, साफ सफाई, रोड लाइट्स और क्लाइमेट चेंज अमूमन पंचायतों में रुचि होती नहीं है। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि मतलब और कोई गांव, मैं अब मतलब XYZ कोई भी गांव ले लो आसपास का, तो ऐसा देखा जाता है कि ये क्लाइमेट चेंज और ये तो बहुत ऊपर की बात होगी। या तो सबसे पहले सरपंच बनने के बाद मेरे जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है या जानकारी है, तो सरपंच बढ़िया बूढ़ा सबसे पहला था कि प्लॉट काटने, बनने अलावा क्लाइमेट चेंज। तो आपने जनता को कैसे समझाया कि ये क्लाइमेट चेंज भी समस्या है, कि यहाँ की जनता को थोड़ा समझाना मुश्किल। लोग जागरूक भी है और अगर सही चीज़ के मेन चीज़ क्या हुई है कि जो आप बात बता रहे हो, तो सबसे पहले आपको कसौटी पे खरा उतरना होगा। यानी जब आप किसी को कहो कि प्लांटेशन करना है या पौधे लगाने या आप कुछ डोनेशन लेने जाते हो, तो सबसे पहले उसकी गुडविल देखी जाती है। तो गुडविल कैसे बनेगी? आपके परिश्रम से बनेगी। जब आप स्वयं उस चीज़ को लेकर अपना समय दोगे, अपना पूरा ध्यान दोगे, अपना योगदान सबसे पहले दोगे, तो हर कोई साथ देगा। तो लॉकडाउन में सब लोग घर पे थे और नरेगा में वो लोग भी आकर बहुत परिश्रम करा जो लोग कभी नरेगा में नहीं आते। तो उस समय लोगों के साथ बैठे और कि भाई हाँ, हम गांव के ऐसी जगह जो खाली पड़ी है उन सबको अच्छे फलदार और अच्छे छायादार वृक्षों से आच्छादित कर सकते हैं, तो हमारा क्लाइमेट भी अच्छा हो, गांव की सुंदरता भी बढ़े और ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं। खुद की तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, पर गांव में आपके बनने के बाद क्या क्या विकास हुए मैंने तो देख लिए, जनता जानना चाहेगी। और ये भी है कि और गांवों के सरपंच भी थोड़ी सी प्रेरणा ले। पर्टिकुलर एकमात्र सरपंच को माने कि वो ही कर रहा है तो ऐसे संभव नहीं, ऐसे संभव नहीं है। जो भी काम हुए हैं, जैसे पानी के बारे में हुआ कि गांव के प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक गांव में पानी पहुंचने का हमारा जो प्रयास है वो 99% तक हम पहुँचे हैं। साफ सफाई के बारे में हमने अच्छी सफलता प्राप्त करी है, वृक्षारोपण के बारे में अच्छी सफलता प्राप्त करी है, विद्यालयों में कामों में हमने अच्छा काम किया है। और ये काम सरपंच ने नहीं किया, ये काम हुए इसलिए है
कि कहीं ना कहीं हर जगह पे, चाहे पानी हो, साफ सफाई हो, वृक्षारोपण हो, चाहे स्कूलों में काम हो, उसमें बहुत ज़्यादा हर जगह पे योगदान गांव का रहा है। जैसे आप अगर इस मैदान को देखें तो इसमें भी 25% डोनेशन से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पंचायतों में अनुमति नहीं होती, तो लोग, सबसे पहली चीज़ है लोगों का सहयोग, दूसरी चीज़ है पंचायत बॉडी का पारदर्शिता पूर्वक काम करने की जो प्रतिबद्धता है। पूरे मेंबर्स है, उप सरपंच साहब है, पूरी बॉडी है, कर्मचारी है, उनका उस काम के प्रति डेडिकेशन कि हाँ हमें ये करना है। तो जिन जिन पॉलिसियों पे काम हुए, तो ये काम लोगों के सहयोग से, पंचायत की प्रतिबद्धता से हुए, और पंचायत में पूरी बॉडी शामिल होती है। हाँ, जी, मैंने वो देखा उसमें भी बुकलेट में। जैसे आपको बताया पानी के बारे में, जैसे सभी गांवों में रोड लाइट्स के बारे में बताया ताकि रोशनी हो। सभी गांवों में कहीं ना कहीं जितनी भी खाली जगह पड़ी थी वहाँ प्लांटेशन करा। जितने भी गांव हैं उनमें जो तालाब है उनका सौंदर्यीकरण करा, घाट बनाए। कीचड़ निस्तारण के लिए मैक्सिमम हमने रोड बनाए कि जो सड़कें हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो। उन क्वालिटी पे काम करते हुए सीसी रोड बनते हैं, पहले भी बनाए हैं, और पहले भी लोगों ने काम करा है अपने हिसाब से और अच्छा ही करा है। हमने उसको आगे बढ़ाते हुए कि और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता के साथ, पारदर्शिता के साथ रोड बने, रोड की डिज़ाइंस पे ध्यान दिया। तो आप देखोगे कि जो गांव का एंट्रेंस था वहाँ पे अमूमन कीचड़ रहता था, क्योंकि रोड, सीसी रोड बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी जो वो स्लेट में समतल थी। अब उसको, आप डिज़ाइन पे ध्यान दोगे और उसको ढलान में दोनों तरफ पानी उतारोगे, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग है काम में, वो आप उस पर कितना समय देते हो तो वो काम सुधर जाएगा। सिर्फ पैसा खर्च करने से या बजट 20-50 लाख आपने खर्च कर लिया, उससे वो चीज़ पार नहीं पड़ेगी। पार तब पड़ेगी जब हम उस पर पूरा टाइम देके, उसकी डिज़ाइन से लेकर, उसकी क्वालिटी से लेकर हर चीज़ पे ध्यान देंगे। आपकी ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत उडवारिया, इसमें कितना एरिया है? कुछ और गांव भी इसमें? हाँ है ना, इसमें 5 रेवेन्यू विलेज है। और ऐसे अगर 2 मजरी गांव है, जैसे बापुड़ा 500 की आबादी का गांव है जो कि मजरी गांव है। बोकी डेल्डी भी 500 की आबादी का गांव है जो मजरी गांव है। तो ये 7 गांव ऐसे, मतलब स्थानीय प्रैक्टिकली देखे जाए तो पंचायत में 7 गांव है। उडवारिया है, बुरारी खेड़ा है, टोकरा है, बापुड़ा है, बोकी डेल्डी है और बारी खेड़ा है। ये 7 गांव है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उडवारिया है वो रेवेन्यू की दृष्टि से सबसे छोटा गांव है। अच्छा। आबादी ज़्यादा है लेकिन इसकी जो रेवेन्यू भूमि है वो सबसे छोटी है। हाँ, वो मैंने मैप में, हाँ, आपने मैप में देखा होगा। और जो टोकरा है वो हमारा ग्रामदानी विलेज है, जो अलग टाइटल रखता है। ग्रामदानी विलेज का मतलब है जो वहाँ के रेवेन्यू पावर है, वो उनकी अलग से रेवेन्यू बोर्ड, मतलब उनके गांव का इस तरह का संगठन बना हुआ है। ये मैं समझ नहीं पाया, ये मेरे लिए कुछ नया है, थोड़ा सा समझाएं। हाँ, जैसे दर्शक भी देखे तो कि ये क्या चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा गांव में 2 प्रकार की बॉडी काम करती है। जैसे पंचायत आबादी क्षेत्र से रिलेटेड विकास के काम करती है, आबादी है, गोचर है, रास्ते हैं उनका। और जो रेवेन्यू खातेदारी है, बिला नाम है, तो वो रेवेन्यू देखता है, जिनके अधिकारी पटवारी, तहसीलदार से शुरू होते हैं। तो जो ग्रामदानी गांव है, जैसे टोकरा है, पास का असावा गांव है, वो भी ग्रामदानी है। तो ये ग्रामदानी विलेज में जो रेवेन्यू से रिलेटेड मामले हैं, रेवेन्यू की जो ऑनर है वो ग्राम सभा है। और ग्राम सभा का अध्यक्ष उनके जो रेवेन्यू सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और जितने भी कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब की पावर है वो उनके पास रहते हैं, यानी वो भूमि भी खुद प्रस्ताव लेके अलॉट कर सकते हैं। अच्छा, तो उस गांव के लिए मतलब पंचायत आबादी क्षेत्र से बिलोंग करती है। अच्छा, तो जो रेवेन्यू पावर है वो उनकी ग्राम सभा रखती है। अच्छा, तो उनकी ग्राम सभा उन्होंने इंटरनली, हाँ इंटरनली बनाई है। अभी तो प्रशासक लगा हुआ है, नहीं चुनाव होते थे। चुनाव होते हैं? हाँ चुनाव होते हैं, ऐसे कैसे सदस्य बनते हैं, पूरी बॉडी बनती है। हाँ, तो मैं अब जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया कि 7 गांव है और मोटा मोटी जैसे आपने डिटेल बताई, तो मैं इस गांव में तो देख रहा हूँ, मैंने देख पाया जमीनी स्तर पर वाकई में विकास हो रखा है और गांवों की तुलना में मैं देखूँ तो क्या ये मतलब आपका गांव है इसीलिए आप यही तक सीमित रखा हुआ है, या जो आपसे लिंक जो और भी गांव है वहाँ तक भी पहुँचा है? क्योंकि वो तो थोड़े दूरस्थ एरिया भी है। नहीं बिल्कुल, जो काम है वो पॉलिसी पे होता है। जैसे हमने अगर पानी को लेकर काम किया है तो वो हर जगह करने का प्रयास किया। अब किसी की भौगोलिक स्थिति या किसी की जो वहाँ का लैंड टाइटल है उसके कारण 21-22 हो सकता है, लेकिन काम
अगर रोड लाइट लगी है उडवारिया में तो रोड लाइट प्रत्येक गांव में लगी है। अगर पानी के लिए हमने यहाँ पे पाइपलाइन और प्रत्येक घर पे नल दे दिए हैं तो प्रत्येक गांव में दिए हैं। जैसे आप इसमें एक्सेप्शन मान सकते हो, जैसे टोकरा गांव है तो टोकरा में बापुड़ा और बोकी डेल्डी में हमने ये काम किया है। टोकरा में वो जल जीवन मिशन का ठेकेदार और टेंडर इशू होने के कारण वहाँ पे कुछ काम पेंडिंग पड़ा है, फिर भी वहाँ पर हमने पाइपलाइन डाल के GLR भर के और मोटर वोटर बंदोबस्त करके वहाँ पे पानी सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से होनी थी वो वहाँ पे इशू है, तो वो इशू योजना को लेकर है। काफ़ी काम आपने करा है, पर कुछ ऐसा है कि गांव वालों की आपसे कुछ शिकायत हो कि किया है आपने बहुत कुछ, पर किया ये भी होता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब लोग संतुष्ट करना भी मुश्किल है। काफ़ी हद तक आपने कर रखा होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक विकास देख रहा हूँ, पर फिर भी कुछ शिकायत ग्राम के लोगों की आपसे है या कैसे जो सुनने में आती हो आप? सब लोग संतुष्ट हो भी नहीं सकते, और जो आप समस्याओं की बात करें तो समस्याएं तो हमने ऐसा दावा करते ही नहीं और कर ही नहीं सकते। हाँ। हमसे पहले भी लोगों ने काम किया है, हमने अपने अकॉर्डिंग काम किया और आने वाले समय में भी काम होंगे। तो समस्याएं तो बिल्कुल, ये तो दावा ही नहीं हो सकता कि हम एकदम पूर्ण संपूर्णता को प्राप्त कर गए, ये तो संभव ही नहीं है और ये हुआ नहीं है अभी तक। समस्या है और लोग लीगल शिकायतें, अगर शिकायतें हैं तो उनमें सच्चाई भी होती है। हाँ, कुछ होती है जिनका आधार, उसके पीछे पृष्ठभूमि उनकी कुछ और हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि समस्या को सबसे पहले कुछ और समझने से पहले ये समझा जाए कि शिकायतकर्ता सही हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी के बारे में अगर है तो कुछ किसी जगह पे हम 99 पहुँचे हैं तो वो 1% समस्या है तो है। दूसरी चीज़ है सीसी रोड, अगर गांव का 90% हिस्सा अगर सीसी रोड से आपने एकदम साफ़ सुथरा कर दिया, नालियाँ बना दी, आप हरिजन काम करके अपने सफाई कर्मी जो काम करके कंप्लीट उसको रख रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्रत्येक गांव में, उडवारिया में भी किसी एक वार्ड में एक जगह पे रोड की संरचना के कारण हो, नाली में डिफेक्ट के कारण हो, कुछ भौगोलिक स्थिति के कारण हो, किसी जगह पे अगर कीचड़ थोड़ा बहुत 10 फीट के एरिया में ही हो रहा है तो वहाँ का नागरिक कहता है ऐसे कि साहब ये इतनी जगह पे हो गया है, हमारे यहाँ पे ये काम नहीं हुआ है तो आप ये करावे। ऐसे तो चीज़ें हो सकती है और कुछ कमियां भी रह सकती है। हाँ, तो हाँ, वो बिल्कुल। मैं जब गांव में एंटर कर रहा था, दो दिन पहले भी आया था जी, तो आज भी आया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे एक सर्कल पे फुटबॉल का कुछ स्तंभ सा बना हुआ है। उसके पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि मैं अमूमन देखता है कि गांव में फुटबॉल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनी हो। देखिए, जो फुटबॉल सर्कल आप देख रहे हो, हाँ, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप इस मैदान को भी देखोगे या आप जानते भी होंगे कि जो सिरोही जिले में विगत कुछ वर्षों से टॉपर है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फर्स्ट आती है वो टीम उडवारिया की आती है, और सिरोही जिले से जो स्टेट टीम खेलने जाती है, स्टेट के लिए सिलेक्शन होता है, उसमें भी हमारी संख्या 10 तक भी जाती है, 7, 8, 9, 10 प्लेयर हमारे रहते हैं। तो फुटबॉल के यहाँ पर स्टेट 200 के प्लस खिलाड़ी है और नेशनल भी है, 4-5 खिलाड़ी नेशनल है। तो फुटबॉल को लेकर एक अलग लेवल का क्रेज़ है इस गांव में। यस। और हमारे ये कब से था, मतलब मैं थोड़ा सा राइट, क्या पहले से है या फिर अभी कुछ सालों में हुआ या कैसे? थोड़ा सा ये 2003 में रतन सिंह जी कुंपावत यहाँ पे PTI सर लगे, मैं यहीं पे पढ़ता था उस समय। हाँ, इसी स्कूल में पढ़ता था, 5वीं क्लास में लगभग। तो रतन सिंह जी आए और सबको खेल के बारे में, उससे पहले कभी कोई खेल ऐसे होते नहीं थे। खेल होते तो ऐसे अपने जो लोकल खेल होते और वो औपचारिक गेम विद्यालय की तरफ से कोई खेल नहीं होते थे। तो रतन सिंह जी ने पूरी स्कूल को बाहर निकाला और कौन क्या खेलेगा वो सबसे ऑप्शन करे कि क्या खेलोगे। उस समय 2-3 प्रकार की सबसे हॉकियाँ मंगवा ली, वो गांव में ऐसे लकड़ियों से बना के सबने हॉकियाँ बनवा दी। तो सबको एनालाइज करा, स्कूल को उन्होंने आते ही एनालाइज करा कि इसमें एबिलिटी क्या है। तो 2-3 गेमों का अभ्यास करवाने और फिर उन्होंने फुटबॉल को लोगों के बीच में रखा, ये जो सारे खिलाड़ियों को, कि भाई अब आपको फुटबॉल खेलना और इस स्कूल से फुटबॉल में अपनी टीम भेजनी है आगे। 2003 में तो फर्स्ट टाइम हमारी टीम यहाँ पे उतरे तो पूरी स्कूल एक बॉल के पीछे 50-50 जने दौड़ रहे थे। वो दृश्य आज भी याद है। वहाँ से जो रतन सिंह जी ने शुरुआत करी और उसमें क्वालिटी लाते लाते, सुधार लाते
उनके परिश्रम से, उनके अभ्यास, उनके द्वारा जो यहाँ पे डेडिकेशन, कहाँ ना किसी भी काम के लिए लगातार ध्यान और खुद सीख के सिखाना और समय देना होता है। तो उन्होंने यहाँ पे वो दिया, इस मैदान में उन्होंने बच्चों से पसीना बहाया, तो उसका परिणाम रहा कि 200 प्लस खिलाड़ी स्टेट खेले, गवर्नमेंट जॉब में, हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब में भी लगे हुए हैं। तो उस याद में रतन सिंह जी पीटीआई सर को गिफ्ट की याद में स्कूल के गेट के सामने हमारे जो पूर्व विद्यार्थी थे, उन्होंने हम सब ने बैठ के कि मतलब क्या करा जाए कि फुटबॉल हम खेलते हैं, तो ये जो फुटबॉल सर्कल है उसका रतन सिंह जी को डेडिकेट करिए ये फुटबॉल सर्कल। अभी क्या स्थिति है फुटबॉल की? मतलब अभी भी खेल रहे हैं लोग, अभी भी वही चीजें? बिल्कुल, अभी कल ही एक लड़के का नेशनल के लिए हमारा जो कैंप में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, इसी का? जी, कल ही लिस्ट आई है इसी गांव से। और अभी जो सिरोही की टीम अभी 10 दिन पहले जो खेल के आई है राजस्थान में स्टेट लेवल पर, उसमें हमारे जीवाराम जी 8 बच्चे थे लगभग। और गर्ल्स की पूरी टीम है। अच्छा, गर्ल्स की बिल्कुल, सिरोही जिले की गर्ल्स और बॉयज दोनों में टॉपर उडवारिया की फुटबॉल टीम है। अच्छा, लड़कियां भी इस गांव लड़कियां भी बिल्कुल, और लड़कियां भी गई हुई तो मतलब ये सोचना फिर भी कि लड़कियां खेले, क्योंकि आप देखो ना किसी और गांव से नहीं होगा ऐसा कि खेलों में लड़कियां रुचि रखे। तुलना तो कैसे करें, लेकिन कहा ना कि जब किसी चीज़ का लेकर वातावरण बन जाता है, अपन देखते हैं कि किसी गांव में इतने IAS IPS अफसर है और वहाँ से भरमार निकलती है, और किसी 10,000 की आबादी के गांव से एक भी अधिकारी नहीं होता। तो किसी चीज़ को लेकर जब माहौल बनता है, किसी चीज़ को लेकर रुचि जागती है, तो वो इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरी चीज़ है, हमने हमारी तरफ से ये कर पाए हैं उनके लिए कि अगर वो खेल रहे हैं तो उनके लिए आइडियल कंडीशंस हो। जैसे अगर आप सुबह 5 बजे यहाँ पर आकर देखोगे तो आपको 40 से 50 बच्चियाँ इस मैदान में फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएगी, लड़कियाँ। अगर आप गर्ल्स टीम की कह रहे हो तो सुबह 5 बजे यहाँ पर टीम खेलती है, लाइट की व्यवस्था कर रखी है ग्राउंड में, तो सुबह 5 बजे यहाँ पे आपको गर्ल्स का गेम दिख जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि कुछ मुश्किल नहीं है, अगर हम करना चाहें तो गाँवों में भी या कहीं भी ऐसा किसी कि कुछ नामुमकिन नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत उस पर लगती है। बिल्कुल, परिस्थितियों के हिसाब से योजना अलग अलग हो सकती है, लेकिन नीति यही है कि अगर आपको कुछ बदलना है तो उसके लिए खुद को, अपने आप को लगातार झोंकना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को तपाना पड़ेगा लोगों के सामने, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके उसके लिए एक मोमेंट बनता है। वो राजनीति की जरूरी नहीं है हर चीज़ के लिए। भले चाहे रतन सिंह जी की पिन बात करें तो खुद अपने आप को उन्होंने लंबे समय तक काम किया है उस पर, तब जाके फिर धीरे धीरे, क्योंकि फर्स्ट बार तो गई तो हमारी टीम बाहर आ जाती थी सीधे, पहला ही गेम हार के बाद, दूसरा गेम हार के बाद, ऐसे तो लगातार उसमें झोंके रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो अब मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जैसे कुछ और भी गाँव हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पा रही, हो रहा है उनके स्तर पर, काफ़ी आसपास के गाँवों में काम हुआ है, विकास हुआ है, जैसे रोड, लाइट, पानी, बिजली समस्या समाधान हुआ है, पर मैं देखता हूँ कि इस गांव में थोड़ा सा मतलब बेहतर है उनसे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उन गांवों में जो नहीं हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? हम किसी और गांव को टारगेट नहीं कर रहे, हम XYZ किसी गांव का लेते हैं, भारत के किसी गांव का, कि ऐसा विकास करना हो या नहीं हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? आपने 5 साल जो बिताए हैं उसके अनुभव से कि कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसे बताया ना, तुलना तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत आइडियलिस्टिक स्थिति पर पहुंच गए, हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है और करते रहना होगा। अगर मतलब बात ये हो सकती है कि अगर बहुत सारी जो लोगों की कमियां है, या जो चाहे हमारे यहाँ हो या कहीं पे भी हो, तो उनसे ओवरकम, उनसे निपटने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है, कोई भी किसी भी गांव का बजट, मैं अपनी ग्राम सभा में ये बात हर बार लोगों को बताता हूँ कि सिर्फ पैसा, सिर्फ बजट विकास नहीं कर सकता। सिर्फ आपके पास करोड़ों रुपए आए हैं और आप खर्च कर रहे हो, और उस माध्यम से अगर आप सोचो कि इतने करोड़ खर्च हुए या बहुत ज़्यादा बजट आए और एकदम विकास हो गया, वो संभव नहीं है। विकास व्यवस्था का नाम है। मतलब पूरी धरती को सीमेंट से, इतनी बड़ी मशीन ला के पूरी सीमेंट से लेप कर दे तो क्या वो विकास हो गया? नहीं। किसी भी गांव में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाना, जीवन को उनके जो प्रत्येक व्यक्ति
अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सके, उसके लिए जो आधारभूत ज़रूरतें होती है वो पूरी हो, वो सार्वजनिक क्षेत्र का काम है। और उसके लिए बजट ज़रूरी है, लेकिन बजट से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्लानिंग। और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ के लोगों का तेज मानस। जैसे अगर आप किसी भी गांव में भले सफाई कर्मी 10 छोड़ दो, आप प्रत्येक वार्ड में 2-2 सफाई कर्मी लगा दो, लेकिन उस गांव के लोगों की आदत है कि कचरा डालना है तो ऐसे रोड पे डालना है, खुद के घर का पानी जो वेस्ट हो रहा है तो वो वेस्ट करना ही है। तो कभी भी जब तक लोग उसमें कोऑर्डिनेट नहीं करें तब तक सफाई नहीं हो सकेगी, भले आप कुछ भी किया जाए। तो ठीक वैसे ही जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें होती है उन पे काम करने के लिए लोगों का इंटेंसिव आपको जनता की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनता भागीदारी तभी देगी जब आप योजना को लेकर अपनी तरफ से उन तक जाओ और उनसे उनका जो आप जो चाहते हो लोगों की भूमिका, वो उन लोगों की भूमिका को बताया जाए। अब दिक्कत ये होती है कि जब हम अपनी भूमिका उनके सामने इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि हमारे पास पारदर्शिता नहीं है। अगर मैं कुछ भी गड़बड़ कर रहा हूँ तो मैं अपना विज़न या अपना परफेक्ट काम लोगों के सामने नहीं ले जा पाऊँगा। जैसे अगर मतलब किसी चीज़ को कुछ जैसे सफाई है तो हम लोग कब सपोर्ट करेंगे, जब हम लोगों को ये बताएं कि हमारे गांव में साफ़ सफाई के लिए पूरा गांव स्वच्छ बनाना है, उसके लिए पंचायत से इतने पैसे लगे हैं और इतने हरिजन लगे, इतने सफाई कर्मी लगे, इतना व्हीकल लगा है और अब इतना तो हो गया और इतनी ज़रूरत है आपसे, तो लोग सपोर्ट करेंगे। नहीं तो क्या होता है, भ्रम पे राजनीति है, चीज़ें हैं, समाज का जैसा स्वरूप है तो उसके अकॉर्डिंग बाहर आ जाती है और फिर लोग ही जब संशय में भ्रम में है तो लोग कहेंगे ये तो पंचायत से इतना पैसा आता होगा और हमसे करवा रहे हैं, या ये ऐसा होता होगा और हमसे करवा रहे हैं, तो फिर लोग योगदान नहीं दे पाते। इसलिए पारदर्शिता जरूरी है। मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपका मन हो तो जवाब देना। 5 सालों में एक ग्राम पंचायत में सरकार की तरफ से, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार है और कहीं से, कितना पैसा आ सकता है? तो मन हो तो इसमें क्या, ये तो खुली बात है, इसमें कोई जरूरी नहीं। आता है। जैसे जो पंचायतों को नज़दीक से जानते हैं उनको तो पता होगा कि बहुत अलग अलग तरीके से फंड्स आते हैं। अब ऐसा कोई भी नहीं है कि इतने करोड़ डायरेक्ट पंचायत के खाते में आते हैं, ऐसे नहीं होता है। जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम है SFC और FFC, स्टेट फाइनेंस कमीशन, और जो FFC है वो केंद्र सरकार का पैसा है। तो इन 2 माध्यमों से पंचायत को टाइड और अनटाइड फंड अलॉट होता है कि भाई आप को प्रत्येक साल, जैसे मोस्टली अगर औसत माने तो SFC से 18 लाख, 18 से 25 लाख और FFC से 15 से 18 लाख रुपए, ये अमाउंट पंचायतों को आता है। मोटे मोटे तौर पर 30 लाख रुपए ये SFC FFC से हो जाता है, 50 लाख रुपए के आसपास, 50 लाख। हाँ, 40 से 50 लाख रुपए SFC FFC से हो जाता है। कई बार भले किस्तें, जैसे इस साल 2025-26 की किस्तें आई नहीं है, लेकिन आगे पीछे आई जाती है, 40 से 50 लाख रुपए SFC FFC का आ जाता है। अब उसके अलावा जैसे नरेगा है, अब नरेगा योजना में करोड़ भी आप ले सकते हो, 2 करोड़ भी ले सकते हो, और 1 रुपया भी नहीं लो। आपके जो वार्षिक कार्य योजना है उसमें ग्राम सभा में आप अनुमोदन करवाते हो कि हमें 1 वर्ष में नरेगा योजना से इतने काम करवाने हैं। नरेगा, ये जो आप ये देख रहे हो, ये नरेगा से, ये जो 50 लाख जो SFC FFC का पैसा इसमें नहीं लगा है। कौन सी? ये हाँ, ये जो मैदान, बास्केटबॉल का मैदान बना है, ये नरेगा से बना है। अच्छा। नरेगा से रपट बहुत सारे बने हैं। आप जो सुंदा माता वाटिका देख रहे हो उसमें 1 रुपया भी SFC FFC का नहीं है, पूरा नरेगा से लगा है। वो जो रोड है, वो जो ब्लॉक रोड बनी हुई थी, पथ बना हुआ था। तो ये जो 50 लाख आप बता रहे हैं केंद्र और राज्य, ये क्या वार्षिक सालाना है या फिर 5 साल का बता रहे हैं? नहीं, साल का बता रहा हूँ, 1 वर्ष का। हाँ, 1 वित्तीय वर्ष का बता रहा हूँ। अच्छा, 1 वित्तीय वर्ष का। हाँ, 50, 40 से 50 लाख। 40 से 50। ये तो बहुत। और फिर ये अलग अलग जिलों में अलग अलग है। हाँ, वो तो समझ गए। जैसलमेर साइड अलग है, हमारे यहाँ अलग है। फिर जनसंख्या वार भी 2-3 लाख का फर्क पड़ जाता है। वो मोटा मोटा, हाँ, मोटे मोटे तौर पर ये है। फिर जैसे आप बजट की बात करो तो SFC हो गया, FFC हो गया, नरेगा हो गया। नरेगा में मैंने आपको बता दिया कि आपका अगर प्लान तगड़ा है, सही है और काम करने की जगह सही है तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। फिर आपके लोकल MP है, MLA है, उनसे आप ले सकते हो। फिर प्रधान साहब है, पंचायत समिति और जिला परिषद फंड से भी आप पैसा, पंचायती राज, हाँ, पंचायती राज
3 लेयर्स में जो अलग अलग हाँ। अमाउंट आता है, तो उनसे भी पंचायतों को मिलता है। एक पंचायत चाहे तो साल का 5 करोड़ 10 करोड़ तक भी खर्च कर सकती है, एक साल का। जितना कहना आसान है, उसके लिए जो एग्जीक्यूटिव है, आपकी जो कार्यस्थल है वो कंप्लीट होना चाहिए, नॉर्म्स कंप्लीट होने चाहिए। तो मोटा मोटी लेना हो तो 5 करोड़ मतलब बजट की लिमिट तो है ही नहीं। है ही नहीं। बजट तो आपकी, अगर लोग तैयार है, हाँ, कंडीशंस तैयार है, आप अगर मेहनत कर रहे हो तो मतलब आप पंचायती राज व्यवस्था को, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पंचायतों को, कोई भी काम सिर्फ पैसा नहीं है इसलिए समस्याओं में है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ बहाना हो जाएगा। हाँ, समय कुछ हो सकता है, समय लग सकता है, मतलब कुछ महीने साल। चलो आपने ये तो बता दिया कि पैसा इतना ले सकते, इतना यहाँ से आ सकते, वो आपने पूरी इनसाइड जानकारी दी। मैं जानना चाहूँगा कि एक सरपंच अगर पैसा खाना चाहे तो क्या क्या लूप हो रहे हैं, तो वो भी जानना, जनता हाँ, को नहीं जानना ठीक चाहिए है। कि कहीं विकास नहीं भी हो रहे, तो जनता को एक समझ आने की, हमारा इंटरव्यू का मतलब ही ये है सही बात है। कि और गाँव क्या प्रेरणा ले सकते हैं, यार जनता को पता होना चाहिए कि एक सरपंच है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कितना इधर से उधर कर सकता है। करप्शन के बारे में अगर हाँ। अपन बात करें, हाँ, तो